नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज को चालू करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको सब लिए सबसे पहला मॉडल पेपर अर्थशास्त्र का लेके आए हैं, इसमें भी जो है आपके लिए बिल्कुल फुल सॉल्व मॉडल पेपर होगा। और इससे पहले भी जो है हमने आपको 3 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, और अब ये जो है आपका चौथा मॉडल पेपर है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है कि नीति आयोग का गठन कब की हुआ था? 2014 में, 2015 में, 2013 में या 2016 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2015 में। यानी कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जो है 1 दिसंबर 2014 को जो है योजना आयोग को खत्म किया, और उसके स्थान पर जो है उन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्टार्ट किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहलाता है महासभा, न्यासिता परिषद, सुरक्षा परिषद या सचिवालय? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहलाता है। और न्यासिता परिषद या न्यास परिषद, इसको जो है हम इंग्लिश में जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। और इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1948, 1949 या 1950? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1950 में जो है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1889, 1891, 1895? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह या राजीव गांधी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? नेहरू महाल नोबिस मॉडल, हेरो डोबर मॉडल या गांधी मॉडल या बर्दा मॉडल? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेहरू महाल नोबिस मॉडल पर। तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जिसमें सबसे ज्यादा उद्योग पर ध्यान दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव या निकिता क्रुश्चेव? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ के विघटन के समय जो है सोवियत संघ का राष्ट्रपति था, जो कि 1985 से लेकर 1991 तक रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974, जून 1975, जनवरी 1974 या अगस्त 1989? सॉरी, 79? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मई 1974 में जो है भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। जो उस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और ये परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम है पोखरण, वहीं पर जो है ये परमाणु परीक्षण किया गया था। और द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर किया गया था, वो भी पोखरण में ही किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी? तो मैं आपको बता दूं
कि लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री रहे थे और मोरारजी देसाई भी जो है 1977 में प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी जी जो है ये तो कई बार प्रधानमंत्री बनी, तो इनकी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये जो है 1969 में प्रधानमंत्री बनी, फिर 1974 तक रही और फिर उसके बाद ये जो है हार गई और फिर जो है उसके बाद 1978 में इन्होंने चुनाव लड़ा और ये वो चुनाव भी जीत गई। तो इससे हमारे ये समझ में आता है कि उस समय यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1964 से लेकर 1966 तक रहे और 1966 में जो है उनकी मृत्यु ताशकंद समझौता करने के लिए रसिया में गए थे और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सहा आयोग की स्थापना या गठन कब किया गया था? 1975 में, 1977 में, 1978 में या 1989 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1977 में जो है सहा आयोग के गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि 323 ईडब्ल्यू साकेतांक नंबर है उस पेपर का, उसी में जो है ये पेपर में पूछे गए हैं। अब आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आंसर जो है आपको लगभग 10 शब्दों में देना पड़ता है और इसके आपको मिलते हैं 2 नंबर। और ये प्रश्न जो है आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके 20 नंबर के होते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? तो गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। तो गठबंधन सरकार में जो है सभी राजनीतिक दल जो है क्या करते हैं, मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पार्टी बहुमत से नहीं जीतती है या उसको जो है बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो वो आपस में किसी पार्टी से गठबंधन करके बहुमत प्राप्त करते हैं और ये जो है सरकार बनाते हैं और ये सरकार जो है कभी भी पलट सकती है। अब इसमें हमारा अगला प्रश्न आता है, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो सीधा-सीधा कहें कि साझी संपदा एक ऐसी संपदा होती है जिस पर किसी एक व्यक्ति का जो है हक नहीं होता है, बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है, उसी को साझी संपदा कहते हैं। जैसे कि कुआँ, नहर, आपकी नदियाँ, समुद्र, तो ये जो है किसमें आते हैं? आपके साझी संपदा में आते हैं। जैसे कि साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआँ, नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसे हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना। अगर आप ये 2 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। लेकिन आप अगर एक भी पॉइंट उनमें से कोई भूल जाते हैं तो ये भी याद रखना कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, राष्ट्रीय आय और लोगों के जीवन को स्तर को बढ़ाने के लिए जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और यह पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1951 से लेकर 1956 तक चली थी और इस पर जो है सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य जो दिया गया था वो दिया गया था कृषि पर, यानी कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कहाँ पर हुई? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। अब आता है, साइमन कमीशन भारत में कब और कहाँ पहुंचा? तो साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को भारत के मुंबई में पहुंचा था। तो ये भी याद रखना है कि साइमन कमीशन जो है 1928 में मुंबई में पहुंचा था, जिसे उस समय पर जो है बम्बई कहा जाता था। और 1960 में बम्बई को जो है 2 राज्यों में तोड़ दिया जाता है 1960 में, जिसमें राज्यों को आज हम जो है महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से जानते हैं। उस समय ये एक ही राज्य हुआ करता था जिसे हम बम्बई कहते थे। लेकिन 1960 में इसे जो है भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। जो लोग मारवाड़ी बोलते सॉरी मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र में
और जो लोग गुजराती बोलते थे उन्हें जो है गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ, जो कि ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ और यह पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुआ था। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था या किस लिए आयोजित किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुआ था। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न, भारत में रियासतों के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका थी? यानी कि भारत में कुछ देसी देसी रियासतें थीं जो कि 565 थीं, जिनमें 3 सबसे बड़ी रियासतें थीं, जिनमें हैदराबाद, कश्मीर और आपका जूनागढ़ थी। तो भारत में 562 देसी रियासतों में और 3 बड़ी देसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के देसी रियासतों के एकीकरण में जो सबसे अहम भूमिका है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बर्लिन की दीवार का गिरना माना जाता है। यानी कि जब ये दीवार बनी 1961 में, बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनी और ये जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक दूसरे से अलग करते थे या बर्लिन को अलग करते थे। उस टाइम पर जो है जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, तो इन दोनों को जो है अलग करते थे और ये दीवार जो है 150 किलोमीटर लंबी थी और 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही और 1989 ईस्वी में इसे जनता ने तोड़ दिया और यही जो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक मानी जाती है और ये दीवार टूटी इसके ठीक 2 साल बाद 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, सार्क की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं या दक्षेस के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं का आपस में ज़्यादा जुड़ना या जुड़ाव। तो क्या होता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि दुनिया के एक दूसरे जो दुनिया के सारे देश हैं, वो वैश्वीकरण के द्वारा आपस में मिल-जुल कर कार्य करते हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में, तकनीकी के मामले में, व्यापार भी करते हैं। तो ये जो है वैश्वीकरण होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय यानी भारत की राजनीति में आया राम, गया राम का क्या तात्पर्य है? तो ये जो है आपके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 6 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। फिलहाल ये जो है आपके लिए 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो इनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। तो भारत की राजनीति में आया राम और गया राम का क्या तात्पर्य है? तो आया राम गया राम का शाब्दिक अर्थ होता है आया राम या गया राम, यानी कि अदला और बदली। तो आया राम आया है या राम गया है, इसका मतलब क्या हुआ? अदला बदली, यानी कि एक दूसरे की तरफ जाना। तो एक हिंदी अभिव्यक्ति है जो कि विधायी निकाय के संदर्भ में दल बदल या पार्टियों को बदलने की प्रथा को संदर्भित करती है। इसी को जो है क्या कहते हैं? आयाराम या गयाराम या फिर दल बदल नीति। यह शब्द 1967 में हरियाणा में उत्पन्न हुआ था, जब विधानसभा के सदस्य गयालाल, जिनका नाम था गयालाल, इसीलिए उसको जो है आयाराम और गयाराम कहा जाता है। यानी कि जिनका नाम गयालाल था, वो जो है अब विधानसभा के चुनाव में जो है अपनी सदस्यता को छोड़कर एक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उसी को जो है आयाराम और गयाराम कहा गया। एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी की निष्ठा बदली थी। यानी कि जो गयालाल जी थे, उन्होंने जो है एक ही दिन में 3-3 पार्टियों की अदला-बदली की, इसीलिए इसे जो है आयाराम और गयाराम कहा जाता है। तो अब हमारा प्रश्न आता है, क्षेत्रवाद क्या है? यह राष्ट्रवाद को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो जब लोग अपने देश की तुलना में अपने क्षेत्र के साथ अधिक मजबूती से पहचान करते हैं या पहचान करने लगते हैं, तो यह आरोप लगाया जाता है कि क्षेत्रवाद की भावना से राष्ट्रवाद कमजोर हो जाता है
और क्षेत्रवाद केवल एक विशेष क्षेत्र और एक संस्कृति की विरासत का महिमा मंडन करता है। इससे एक राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के भीतर कई समुदायों का गठन होता है। तो यही क्या होता है? क्षेत्रवाद होता है और यही जो है इसी प्रकार जो है क्षेत्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद को ये जो है प्रभावित करता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो योजना आयोग के पास राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों को अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराने की क्षमता थी। नीति आयोग में राज्य सरकारों की भागीदारी अधिक है। राज्य सरकारों को बैठकों में भाग लेने के अलावा इस प्रक्रिया में से कोई लेना देना नहीं था। तो यानी कि योजना आयोग के पास जो है राज्य सरकार और विभिन्न जो केंद्रीय सरकारी विभागों को अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराने की क्षमता थी। लेकिन नीति आयोग में जो है राज्य सरकारों की भागीदारी अधिक है और राज्य सरकारों को बैठकों में भाग लेने के अलावा इस प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। अब आते हैं हमारे टॉप यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको हाईएस्ट नंबर यानी कि 8 नंबर में पूछे जाते हैं और इनका उत्तर जो आपको लगभग 200 से 300 शब्दों में देना होता है। अब इसमें है शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हैं हुए। तो शॉक थेरेपी का तात्पर्य है आघात या चोट पहुंचाकर उपचार करना, जिसमें सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद के देशों की ओर के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया गया, जिसमें राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया था। यानी कि सॉफ्ट थेरेपी का मतलब है कि किसी को चोट पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि सोवियत संघ का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो है रूस यानी कि रूस में और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में जो है साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। और इसमें जो है विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा जो है यह तैयार किया गया था, जिसमें राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया था। और पंजीकरण पद्धति से कृषि और मुक्त व्यापार को पूरी तरह से अपनाया गया था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था पर धीरे-धीरे किया जाना चाहिए था। एकदम से ही सभी प्रकार के बदलावों को लोगों पर लादकर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। और ये जो है एक ही प्रकार से यानी कि अचानक से सभी लोगों पर ये जो है थम लवा लाद दिया जाता है, जिससे उन्हें आघात पहुँचता है। और शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए थे? तो अब सभी देशों को पूंजीवाद को अपनाना था, यानी कि साम्यवाद को छोड़कर जो है सभी देशों को पूंजीवाद अपनाना था। निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था। राज्यों की संपदा का निजीकरण होने लगा था। खेती का तरीका बदल गया था। व्यापार से ही विकास हो रहा था, ऐसा माना जा रहा था। मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पश्चिमी देशों में व्यापार को बढ़ाया गया। तो ये जो है यानी कि शॉक थेरेपी के बाद जो है सभी देशों को पूंजीवाद अपनाना था और यानी कि सभी जो है उनका जो है निजीकरण हो रहा था, उद्योगों का, खेतों का और राज्य की संपदा का निजीकरण हो रहा था। खेती का तरीका भी बदलने लगा, व्यापार से ही विकास हो रहा था, ऐसा माना गया उनके यहाँ पर। और मुक्त व्यापार को जो है अपनाया गया और पश्चिमी देशों यानी कि देशों में जो है व्यापार को जो है बढ़ाया गया। और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई, रूस का ढांचा चरमरा गया, जनता बर्बाद होने लगी, 90% उद्योगों को औने-पौने दामों यानी कि सस्ते दामों में बेच दिया गया, निजी हाथों में बेच दिया गया। रूस की मुद्रा में गिरावट आई, महँगाई बढ़ गई, लोगों की जमा पूँजी जाती रही, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा यानी कि आयात करना पड़ा और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो गई। उसके जो उद्योग थे उनको भी जो है 90% यानी कि उद्योग को जो है सस्ते दामों में बेच दिया गया और इसको जो है इतिहास की सबसे बड़ी गैरा सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है इसमें नेक्स्ट की शॉक थेरेपी के परिणाम। तो शॉक थेरेपी का कई परिणाम हुए जिनमें वर्गीय या आर्थिक भिन्नताएँ जिसमें
सोवियत संघ में अमीरी और गरीबी की उत्पत्ति यानी उपस्थिति आ गई। लोगों को अपने उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। तो सोवियत संघ में जो है आर्थिक भिन्नता हुई। अमीरी और गरीबी दोनों प्रकार की यानी कि ज़्यादा हो गई। यानी कि कुछ लोग हैं जो है ज़्यादा गरीब हो गए, कुछ अमीर रह गए, लेकिन वहाँ पर जो है गरीबी ज़्यादा होने लगी और उद्योगों को जो है सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। और दूसरा आता है सामाजिक सुरक्षा का विखंडन, यानी कि वहाँ की जो सामाजिक सुरक्षा थी, उसका भी यानी कि जो विखंडन हो चुका था, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। यानी कि राज्य संपदा के निजीकरण पश्चात महँगाई का बढ़ना और गरीबी को यानी गरीबों की दयनीय दशा हो गई और लोग बुरी तरह से तबाह हो गए। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक संकट, यानी कि शॉक थेरेपी के परिणामों में एक तीसरा आता है आर्थिक संकट, यानी कि सोवियत संघ का राज्य नियंत्रण, औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से कमजोर हो गया, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, यानी कि जिससे अर्थव्यवस्था में उसकी में गिरावट आई, उसके मूल्य यानी कि जो उसकी मुद्रा थी रूबल उसमें भी गिरावट आई और 90% उद्योगों को निजी हाथों अथवा कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट मुद्रास्फीति, यानी कि रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। और पांचवा पॉइंट आता है आपका संघर्ष और तनाव। तो सोवियत संघ के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में जो है हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और कजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। चेकोस्लोवाकिया यानी कि में जो है शांतिपूर्वक 2 भागों में बँट गया। तो इसमें जो है सोवियत संघ के जो 2 देश थे, जिनमें चेचन्या और दागिस्तान में जो है हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और कजाकिस्तान जो है 10 वर्षों तक जो है गृह युद्ध की चपेट में रहा और चेकोस्लोवाकिया जो है शांतिपूर्वक 2 भागों में बँट गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो इसमें सबसे पहला आता है एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, यानी कि वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो बड़े-बड़े अफ़सर थे, वो जो है जनता पर अत्याचार करने लगे थे। ये भी जो है सोवियत संघ के विघटन का एक कारण है। तो सोवियत संघ संघ में लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी का शासन रहा, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, जिसके नेताओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसका यह नेता गलत उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था और यह बाजार को खोलना भी नहीं चाहते थे एवं नागरिक इन नेताओं से नाराज हो रहे थे। तो ये भी जो है सोवियत संघ के विघटन का एक कारण है कि वहाँ पर जो है एक ही पार्टी का दबदबा था और वही पार्टी जो है 70 सालों से वहाँ पर शासन कर रही थी, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। और वहाँ के जो नेता थे अपने विशेष अधिकारों का जो है गलत उपयोग कर रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नागरिकों का संतुष्ट होना यानी कि असंतुष्ट होना। तो ये संतुष्ट नहीं है बल्कि असंतुष्ट है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें आपको लिखना है असंतुष्ट, असंतुष्ट। तो वहाँ के नागरिक जो है असंतुष्ट हुए। तो सोवियत संघ में नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार नेताओं को मिले हुए थे। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार नहीं था, यानी कि उनकी जो है वो बुराई नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नहीं कर सकते। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी कि यानी कि मीडिया पर जो है उन्होंने रोक लगा दी थी, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी ना कर पा सकते थे। तो ये भी जो है एक काफ़ी बड़ा कारण है कि वहाँ के जो मीडिया थी उनको भी चुप करा दिया जाता था और वहाँ के नेता जो थे वो जो है उन पर लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। उनको जो है लोग जो है उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 नीतियाँ चलाई थी, जिनमें एक का नाम है ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन, दूसरा है पेरेस्ट्रोइका, जिसे हम कहते हैं पुनर्रचना। तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा नीतियाँ तो लागू कर दी गई थी, परंतु उनकी सुधार की गति बहुत धीमी थी। इसलिए वहाँ के नागरिकों का गुस्सा हो गए और यानी कि वहाँ के जो नागरिक थे वो भी गुस्सा हो गए और मिखाइल गोर्बाचेव ने एक दलीय व्यवस्था को खत्म करना चाहा। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि इससे उनके सभी विशेष अधिकार जो है समाप्त कर दिए जाते। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है जो 2 नीतियाँ अपनाई
उनसे जो है सुधार धीरे-धीरे हो रहा था। इसलिए जो है वहाँ के नागरिक भी जो है गुस्सा होने लगे थे और मिखाइल व गोर्बाचेव ने जो है एक दलीय व्यवस्था जो थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी उसको खत्म करना चाहा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने जो है मिखाइल गोर्बाचेव की इन नीतियों का जो है विरोध किया, क्योंकि इससे जो है उनके विशेष जो अधिकार थे समाप्त हो जाते, इसीलिए उन्होंने जो है इसका भी विरोध कर दिया और मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ जो है असफल हो गईं। अब आता है इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। तो सोवियत संघ के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, वह उनका ज़्यादातर प्रयोग हथियार बनाने में कर रहे थे, जिसके कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं की वस्तुओं में कमी आ गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था गतिरोध अर्थात अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। तो ये भी जो है एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब वहाँ की अर्थव्यवस्था में जो है यानी कि सबसे बड़ा जो योगदान होता है, ज़्यादातर उसकी जो है व्यापार का होता है। दूसरा, उसमें जो उसके खनिज संसाधन जो थे, उनका भी जो है वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे, यानी कि हथियार बनाने में ही हथियार ही बनाने जा रहे हैं, हथियार ही बनाने जा रहे हैं। वो जो है अमेरिका की होड़ करने लगे, जिसके कारण जो है वहाँ पर उसकी अर्थव्यवस्था में जो है गतिरोध हुई, यानी कि नीचे गिरी, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। अब आता है सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह, यानी कि सोवियत संघ जो है हथियारों को बना ही जा रहा था। तो सोवियत संघ ने अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हथियारों को बनाने में एवं उनके संचय में किया, जिस कारण सोवियत संघ के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई एवं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई या खत्म हो गई। तो ये जो है सोवियत संघ के विघटन के कुछ परिणाम थे, कारण थे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप जो है इसको इन्हीं प्रकार इसी तरह से पॉइंट वाइज़ लिख के आते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब जो है हमारा ये मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।